हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का जो सीरीज अपना चल रहा है उसका हम लोग लेक्चर नंबर आज 7 करेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर आप लोग किसी और विषय पर या कुछ अपना फीडबैक देना चाहते हैं, फील फ्री टू मेल अस। आवर टीम विल रिवर्ट बैक टू यू विद इन 1 आवर। 1 घंटा के अंदर हम लोग का टीम रिवर्ट बैक कर देता है। आज अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देखिए, आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आप यूपीएससी का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, स्टेट पीसीएस का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, मार्केट में जो भी सेट अवेलेबल है, विजन आईएएस हो, अपना स्टेट पीसीएस का जो भी प्रैक्टिस सेट है, एमसीक्यू है, आप उसको निकालिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपका सारा सवाल जस का तस आ जाएगा, पर मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो मैंने नॉलेज आपको दिया है उसके मार्फत से आप उसको टेस्ट करिए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो काम का है भी या फालतू चीज़ है। आप एक एक प्रश्न बनाने की स्थिति में होंगे, ही मेरा दावा है। अगर जो प्रश्न नहीं बनेगा आप हमें मेल करिए कि आपने पढ़ाया था इससे ये प्रश्न नहीं बन रहा है, ठीक है। आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट लेंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिए, केवल थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो आपसे ज़्यादा थ्योरी पढ़े हुए हैं, आपसे ज़्यादा नॉलेज है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अटेम्प्ट दिस, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। अभी तक हम लोग नंद डायनेस्टी के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं कि नंद में क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो नंदाज के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ रखा है। अब देखिए, 326 बीसी में एक बहुत बड़ा इंसिडेंस होता है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। 326 बीसी में आप ये देखते हैं कि अलेक्जेंडर जो है वो अटैक करेगा। कहां अटैक करेगा अलेक्जेंडर? नॉर्थ वेस्ट में अटैक करेगा। उस समय नॉर्थ वेस्ट जो है पार्ट ऑफ इंडिया है, अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाला पूरा जो बेल्ट है वहां पे अटैक करता है। वहां पर एक रूलर, बहुत ही प्रतापी रूलर रूल कर रहे हैं। उस रूलर का नाम है पोरस, और उनका जो किंगडम है उसको आप बोलते हैं पौरवा किंगडम। पौरवा के राजा हैं पौरवा किंगडम, और ये बहुत ही प्रतापी राजा हैं। अब देखिए, अलेक्जेंडर क्या है? ग्रीक हैं, ये सब यूनानी हैं। तो इंटर भारत में अगर आपको करना है, अगर आप भारत में इंटर करना चाहते हैं, अगर दिल्ली आपकी राजधानी है तो आप इंटर, यहां पर दिल्ली है मानते हैं, तो आप इंटर कहां से करेंगे? इधर से करेंगे। जब इधर से करेंगे तो जो भी नॉर्थ वेस्ट में आपके रूलर्स हैं, पहले आपको इनको पराजित करना होगा। तो यहां पर एक बहुत प्रतापी राजा है, उस प्रतापी राजा का नाम है किंग पोरस। जब अलेक्जेंडर को भारत में इंटर करना है तो पहले इन देशों को हराना होगा, इन छोटे छोटे किंगडम्स को हराना होगा। जो छोटे छोटे किंगडम थे वो तो अलेक्जेंडर से हार मान लेते हैं, पर एक बहुत बड़ा योद्धा है, प्रतापी राजा है, वो हार मानने से मना कर देता है और कहता है कि मैं आपसे युद्ध लड़ूंगा, और बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ता है। उसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हाइडेस्पेस वार या झेलम का युद्ध कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अलेक्जेंडर 326 बीसी में भारत में इन्वेड करता है। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब अलेक्जेंडर इन्वेड करता है तो भारत में उस समय मगध साम्राज्य चल रहा है। मगध साम्राज्य का ही सबसे ज्यादा वर्चस्व है। मगध साम्राज्य में उस समय कौन रूल कर रहा है? जब अलेक्जेंडर इन्वेड कर रहा है, याद रखिए, जब अलेक्जेंडर इन्वेड किया है तो नंद वंश चल रहा है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड हु वाज द रूलर हु वाज रूलिंग व्हेन द अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? द रूलर दैट टाइम वाज धनानंद। दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। धनानंद उस समय रूलर है मगध का, और धनानंद, मगध का मतलब मगध का ही एक छत्र राज है। आप देखें, अवंती ववंती सबको तो मिला चुका है। तो धनानंद एक बहुत ही कमजोर शासक है। धनानंद जो है बहुत ही एक अनपॉपुलर शासक है, क्योंकि धनानंद क्या किया है? दुनिया भर का टैक्स लगा दिया है। लोग धनानंद से नाराज हैं। धनानंद सबसे शक्तिशाली शासक है, मगध का राजा है। इसको क्या करना चाहिए? जब अलेक्जेंडर इन्वेड कर रहा है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए था पौरवा किंगडम को। क्यों नहीं करता है बाद में देखेंगे। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब अलेक्जेंडर इन्वेड कर रहा होता है तो उस समय भारत का शासक धनानंद होता है। आपके साथ ऑप्शंस में छेड़छाड़ होता है, चंद्रगुप्त मौर्य दे देगा, अशोक दे देगा, आप गड़बड़ कर लेंगे। याद रखिए, नंदा डायनेस्टी रूल कर रहा है, और धनानंद जो है, जो अनपॉपुलर रूलर है, वो अलेक्जेंडर का कंटेम्पररी है। अब हम ये कह सकते हैं कि जब अलेक्जेंडर का कंटेम्पररी कौन है? धनानंद है। धनानंद वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी।
एक तो ये आदमी अनपॉपुलर है, दूसरा आदमी ये आदमी जो है बदतमीज भी है। देखिए ये है ना कि इसमें सारे अवगुण हैं। एक तो तुम टैक्स दुनिया भर के ले रहे हो, दारू और नशा कर रहे हो, और बदतमीज भी है। और देखिए धनानंद जो है, धनानंद तो हम लोग जानते हैं, पर जो यूनानी लिटरेचर हैं, यूनानी क्या है, ग्रीक लिटरेचर, जो अलेक्जेंडर के साथ हिस्टोरियंस हैं, जो अलेक्जेंडर के बारे में हिस्टोरियंस लिखते हैं, वो धनानंद को एग्रीमीज कहते हैं। तो दिस इज द अनदर नेम ऑफ धनानंद। अगर आपसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा फैक्ट धनानंद के बारे में, कंटेम्पररी टू द अलेक्जेंडर है, अनपॉपुलर रूलर है, और ये उस समय मगध का रूलर रहा है। ठीक है, तो मगध का यही रूलर रहा है धनानंद। अब देखिए क्या होता है बेसिकली कि धनानंद जो है वो इंसल्ट करता है। एक ब्राह्मण है जिनका नाम कौटिल्य है। कौटिल्य के बारे में कहा जाता है कि कौटिल्य जो है कुरूप थे, मतलब उतने सुंदर नहीं थे, चुर्की वगैरह रखते थे, या जो भी कुरूप थे। तो धनानंद के बारे में मैंने बताया कि यह आदमी बदतमीज भी है। ये आदमी कौटिल्य का मजाक उड़ाता है, उन पर लाफ करता है, उनकी मौकरी करता है। अगर हम भी आप किसी का मजाक उड़ाते हैं तो किसी के हृदय पर उसका आघात होता है। कौटिल्य डिसाइड करते हैं कि इस बदतमीज आदमी से हमको रिवेंज लेना होगा। ये आदमी असफल है, बदतमीज है, और बदतमीजी का ही पराकाष्ठा कर रहा है इस आदमी। ही इज नॉट फिट टू रूल द किंगडम लाइक मगध, और ये चाहते हैं कि इससे हम बदला लेंगे। और आपको पता होगा कि कौटिल्य बदला लेते हैं, और जो इनका कौटिल्य तो मतलब सारथी वाहक रहे हैं, और जो इनका जो चेला रहा है उस आदमी का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है यही मौर्य डायनेस्टी का संस्थापक है। यही मौर्य जो डायनेस्टी बनता है उसके फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अब कहा जाता है कि जब कौटिल्य चंद्रगुप्त को ट्रेन करते हैं तो इन्होंने कहा कि हम धनानंद को हराएंगे। धनानंद को हराने के लिए, धनानंद उस समय पाटलिपुत्र से रूल करता है जो कि पटना है, वो सीधा पटना पर अटैक करते हैं। धनानंद नंद डायनेस्टी का है रूलर, इसके पास सेना है, सब ताकत है, और इन लोग हार का सामना करना पड़ता है। पहला युद्ध में चंद्रगुप्त और कौटिल्य हारते हैं। जब हार कर जाने लगते हैं तो देखते हैं कि एक माँ जो है अपने बच्चे को खिचड़ी खिला रही है या कुछ भी खाना खिला रही है। अगर आप प्लेट में देखें तो खाना सेंटर में सबसे ज़्यादा गर्म होता है। अगर आप खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, आप साइड से खाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेंटर में हाथ डालेंगे तो सेंटर बहुत गर्म होता है और आपका हाथ जल जाता है। अगर आप यूजुअल टेंडेंसी भी देखें तो आप कोना से खाना स्टार्ट करते हैं। तो एक माँ अपने बच्चे को सिखा रही थी कि देखो बेटा, अगर तुमको, बच्चा क्या कर रहा था कि बीच में सेंटर से खाना को उठाना चाह रहा था, बीच से खाना को उठाना चाह रहा था, उसका हाथ जल जा रहा था। उसकी माँ बोली कि अगर खाना तुमको खाना है तो पहले पेरीफेरी से खाना स्टार्ट करो, साइड से खाना स्टार्ट करो। देखो चंद्रगुप्त और कौटिल्य इसलिए धनानंद से हारे क्योंकि उन्होंने सीधा केंद्र पर हमला किया, और केंद्र बहुत गर्म रहता है, केंद्र को कोई बचा सकता है। अगर वो आसपास के गांव को पहले जीतते तो धीरे धीरे करके वो पाटलिपुत्र को जीत सकते थे। और यही डिसाइड किया गया। ये बात कौटिल्य को क्लिक करता है कि पहले हमें पेरीफेरी को जीतना होगा, आसपास के गांवों को जीतना होगा, आसपास के छोटे छोटे किंगडम को जीतना होगा, और उसको जीतते जीतते हम लोग सेंटर को जीत जाएंगे। और यही स्ट्रैटेजी कौटिल्य अपनाते हैं। दिस वॉज द स्ट्रैटेजी विच वॉज अडॉप्टेड बाई द कौटिल्य, एंड फाइनली धनानंद वॉज किल्ड, धनानंद वॉज ओवरथ्रोन, एंड चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। और फिर इस तरह से मौर्य साम्राज्य का उदय होता है और मौर्य साम्राज्य चलता है। अब देखिए, अभी हमने आपको ये बताया, वो शॉर्ट स्टोरी हमने आपको बताया कि 326 बीसी में अलेक्जेंडर इन्वेड करता है वेस्ट से। जब अलेक्जेंडर इन्वेड करता है वेस्ट से तो अलेक्जेंडर के समय रूलर कौन है? धनानंद, मगध का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है। वो कहां से इंटर कर रहा है? वेस्ट से इंटर कर रहा है। जब वेस्ट से इंटर कर रहा है तो छोटे छोटे राजा सरेंडर कर चुके हैं, पर एक बहुत ही प्रतापी राजा है, वो कहता है कि मैं तो अलेक्जेंडर से युद्ध लड़ूंगा। और अलेक्जेंडर से बहुत ही भयंकर युद्ध होती है। इट वॉज फॉट द हाइडेस्पेस वार, इसको झेलम का युद्ध भी बोलते हैं।
क्यों झेलम का युद्ध बोलते हैं? क्योंकि झेलम नदी के तट पर यह युद्ध होता है। दिस इज ए इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन। याद रखिए, जब भी आप नदी के पास आप युद्ध करते हैं तो जमीन कैसा होगा? दलदल होगा, दलदली जमीन होगा। इट वॉज द हाइडेस्ट पेस्ट वार वॉज फॉट बिटवीन होम? इट वॉज फॉट बिटवीन एलेक्जेंडर एंड पोरस। एलेक्जेंडर और पोरस, जो पौरवा किंगडम के युद्ध राजा के बीच में युद्ध होता है 326 बीसी में। देखिए, यह कहा जाता है कि बहुत हिस्टोरियंस का यह मानना है कि पोरस हारते नहीं हैं, जो भारत के हिस्टोरियन हैं, पर कुछ मैक्सिमम लोगों का यह मानना है कि पोरस हार जाते हैं और पोरस के हारने के बाद वो अपना सेलुकस को डिप्यूट करता है नॉर्थ वेस्ट में रूल करने के लिए। जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है वहां पे से डिप्यूट करता है सेलुकस को कि तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम रूल करो। पर जो हिस्टोरियन का कहना है कि पौरवा किंगडम जो है वह नहीं हारते हैं, इसलिए उनका भी मानना ऐसा नहीं है कि बेकार की बात है। उनका यह मानना है कि एलेक्जेंडर जो है नॉर्थ वेस्ट के बाद आगे नहीं बढ़ा है। आगे नहीं बढ़ा, इसका मतलब यह हो गया कि एलेक्जेंडर या तो हारा होगा या कुछ ना कुछ रूप से प्रभावित हुआ होगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के बाद वो आगे बढ़ा ही नहीं। देखिए, हारता, अगर हम लोग ये लॉजिक मान के चलते हैं कि पोरस हारते हैं, देखिए हम लोग को दोनों पता होना चाहिए। पोरस अपने बहादुरी के लिए बहुत ही ही इज वेरी फेमस फॉर हिज ब्रेवरी। ब्रेवरी डिप्यूटेड हुम आफ्टर द वार? तो सेलुकस। बहादुरी का इनका यह आलम था कि जो पोरस लड़ रहे थे, जो एलेक्जेंडर किस चीज से लड़ रहा था, उसके पास हॉर्स था, पोरस के पास क्या था? हाथी था। युद्ध के एक दिन पहले पोरस का बेटा मर गया, युद्ध में शहीद हो गया। पोरस हिम्मत हारने के बजाय पोरस अपने हाथी को बोलता है कि सीधा एलेक्जेंडर के सामने खड़ा करो। और याद रखिए कि वो जमीन दलदली थी। बहादुरी में पोरस एलेक्जेंडर से बड़ा योद्धा थे। उससे बहादुरी में, वीरता में, ताकत में, वर्चस्व में कहा जाता कि 7 फीट की ऊंचाई थी पोरस की। और इतने बहादुरी से लड़े, पर दिक्कत यह हुआ कि जो वो हाथी से लड़ रहे थे और जमीन झेलम नदी के आसपास जो जमीन है, अगर आप यमुना बैंक के आसपास भी देखें तो जमीन दलदली होती है। वो घोड़ा से लड़ रहा था तो घोड़ा अपने टाप से आगे बढ़ जा रहा था। हाथी बहुत हेवी होता है, वो दबता चला जा रहा था दलदल में, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और मुख्य कारण जो हार का बना, अगर किंग पोरस हारते हैं तो अपनी वीरता की कमी के कारण नहीं हारते, अपने ताकत के कारण नहीं हारते, वो एक गलत रणनीति हो जाती है। वो हाथी के साथ युद्ध करते हैं। और हिस्टोरियंस, जो ग्रीक हिस्टोरियंस का ये कहना है कि एलेक्जेंडर जो है, आप देखते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ता है। नॉर्थ वेस्ट के बाद वो चाहता तो आगे बढ़ सकता था, पर पोरस की बहादुरी का वो कायल हो जाता है कि एक आदमी अपना बेटा को गंवाता है। वो जानता है कि वीरता में हमसे 10 कदम आगे है, ये अपने हाथी के चलते हारता है। और कहा जाता है कि उसके किंगडम को वो लौटा देता है। इसमें कितनी सच्चाई है भगवान जाने। उसके किंगडम को लौटा देता है और अपना आदमी को डिप्यूट कर देता है कि भाई मेरा भी आदमी रहेगा सेलुकस। राजा आप ही रहेंगे, पर सेलुकस भी हमारा देख रेख करेगा, आप मेरे अधीन ही काम करिए। मतलब कहने का मतलब वही, हारते तो हैं ही, पर क्यों हारते हैं ये कारण हो गया। दूसरी बात यह है कि एलेक्जेंडर उनको कुछ किंगडम लौटा देता है, या किंगडम राजा उन्हीं को मानता है, पर अपना आदमी डिप्यूट करता है सेलुकस निकेटर को। बाद में आप देखें कि सेलुकस कैसे हारता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ये एक स्टोरी था जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखिए हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य पे आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है, कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर बनता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है धनानंद को हराते हैं। देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह उस समय के जितने शासक हुए, आइदर इट इज चंद्रगुप्त मौर्य या आप देखिए चरक, पिछले वीडियो में हमने बताया, सुश्रुत, जीवक, ये सब जो हैं इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती थी, इनकी पढ़ाई कहाँ होती थी, तो याद रखिएगा तक्षशिला यूनिवर्सिटी में होती थी। तक्षशिला कहाँ है, मॉडर्न डे पाकिस्तान में है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है, पर मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस आर ऑफ द व्यू कि ये 1000 BC में बना हुआ है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी में अंतर यही है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है आपका वहाँ पर प्रॉपर कोर्स था, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी को आप देखें तो कहिए कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी एक कोचिंग था और नालंदा यूनिवर्सिटी आपका लबासना है।
जहाँ पे आईएएस का ट्रेनिंग होता है, जहाँ पे डिग्री आपको मिलती है, और तक्षशिला एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था। तो यहाँ पर डिग्री विग्री नहीं मिलती है, बस आपको पढ़ाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। तो कोचिंग से आपको नॉलेज मिलता है, आप जाकर लबासना में आपको डिग्री मिलता है, आप आईएएस की आपको तमगा लग जाता है। तो यही है। अब एक बहुत डिस्कोर्स चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे। देखिए, कुछ लोग बोलेगा कि बौद्ध को मानते थे, पर मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस आर ऑफ द व्यू दैट चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को मानते थे। कैसे? नंद भी जैनिज्म को मानते थे। वो कैसे? देखिए, धनानंद जो है, जो लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी है, उसका मिनिस्टर जो होते थे, यूजुअली आप देखते थे कि जो जैन मॉन्क होते थे वो थे। जैसे कि साटल जो थे धनानंद के मंत्री थे। अगर जैन मॉन्क उसके मंत्री हैं, इतना उनको तरजीह दे रहा है, इसका मतलब कि कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि धनानंद भी जो है जैनिज्म को मानता था। पर मौर्य किंगडम में आप चंद्रगुप्त मौर्य की देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो डेथ होती है वो सल्लेखना से होती है, जिसको आप संथरा भी बोलते हैं। सल्लेखना और संथरा में इनका डेथ कहाँ होता है? श्रवण बेलागोला में होता है। श्रवण बेलागोला कहाँ पे है? श्रवण बेलागोला हसन डिस्ट्रिक्ट में है। हसन डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? कर्नाटक में है। यहीं पे गोमतेश्वरा का भी स्टैचू है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का डेथ होता है सल्लेखना से। सल्लेखना एक काइंड ऑफ मोक्ष प्राप्ति है। किस धर्म में है? जैनिज्म में है। इसका मतलब यह है कि जरूर चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को मानते होंगे। सल्लेखना में क्या होता है कि आप अन्न का त्याग कर देते हैं। जब अन्न का त्याग कर देंगे तो धीरे धीरे आप मर जाएंगे, और इसी को जैनिज्म में कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सल्लेखना एंड आत्महत्या। यू विल हैव टू डू इट ऑन योर ओन। सल्लेखना में क्या है कि आप सारे अपने चीज़ों को, जो जीवन में आपको काम था, उसको आप पूरा कर लेते हैं, और ये एक मोक्ष प्राप्त करने का जैनिज्म में उपाय है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सल्लेखना से मरते हैं, श्रवण बेलागोला में। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि मौर्यंस जैनिज्म को फॉलो करते थे। अब देखिए, बिहार के बारे में अब थोड़ा सा आइए। बिहार में अगर मौर्य, हम तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ रहे हैं, तो ये सब आपको बैकग्राउंड हमने बता दिया। अब बिहार में 2 साइट है। अगर आप पटना वटना जाएं तो ये दोनों साइट जरूर जाइए, कुम्हरार और बुलंदी बाग। यहां ये दोनों साइट पर क्या मिलता है? आपको मौर्यन टाइम का एविडेंस मिलता है। मौर्यन एविडेंस। बुलंदी बाग में क्या मिलता है? आप देखेंगे कि बुलंदी बाग में, पटना में ही है, टेराकोटा के फिगरीन्स मिलते हैं, टेराकोटा की चीज़ मिलती हैं। यहाँ पर मौर्यन टाइम्स का क्वाइंस मिलता है। यहाँ पर आप देखें तो वुडन स्ट्रक्चर मिलता है। ये बुलंदी बाग वाला जो साइट है, कौन इसको डिस्कवर करता है? बुलंदी बाग वाला जो साइट है वो डिस्कवर करते हैं एले वैडल। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कुम्हरार वाला साइट कौन डिस्कवर करते हैं? स्पूनर, आल्टेकर और मिश्रा। ये बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, हम पहला लेक्चर में ये सब बता चुके हैं, आप उस लेक्चर को देखिए। कुम्हरार साइट को कौन? स्पूनर, आल्टेकर, मिश्रा। मतलब अगर तीनों रहेगा, ऑप्शन गया ई। बुलंदी बाग, एले वैडल, ये दोनों साइट कहाँ हैं? पटना में है। देखिए, ये कुम्हरार वाला साइट है। ये कहा जाता है कि कुम्हरार में 80 पिलर्ड वॉल मिलता है, 80 पिलर्ड हॉल मिलता है। देखिए, ये कुछ लोग कहता है कि ये जो हॉल है ये मौर्यन, चंद्रगुप्त मौर्य के आज समय का है। कुछ लोग कहेगा कि ये अशोक का है। एग्जाम में आपसे ये दोनों नहीं पूछेगा, आपसे ये एग्जाम में पूछेगा कि ये बताइए कि कुम्हरार या बुलंदी बाग जो है ये एंशिएंट रिमेन्स ऑफ विच प्लेस हैं? आंसर हो गया पाटलिपुत्र। आपसे ये पूछेगा कि ये किस समय के हैं? मौर्य वंश के हैं कि नंद वंश के हैं कि गुप्त एज के हैं कि पाल वंश के हैं? तो ये दोनों किसके रूलर हैं? मौर्यन डायनेस्टी के हैं। ठीक है। ये कहा जाता है कि कुम्हरार पटना में, अगर चीजों को आप और थोड़ा सा रिलेट करें और डीप में जाएं, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां होता है? बताइए। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल आपको होता है 250 बीसी में। कहां पे हो रहा है? पटना में हो रहा है। कौन करा रहा है? अशोक करा रहे हैं। तो कुछ हिस्टोरियंस का यह मानना है कि जो 80 पिलर्ड हॉल है, आप समझिए कि 10-10 ठो पिलर लगा हुआ है, ऐसा ऐसा पिलर, और रो में 8x10 का है, 10 रो और 8 खंभा। तो ऐसा हॉल बना हुआ है,
और ये जो हॉल है, इतना बड़ा हॉल किस लिए इस्तेमाल किया होगा? तो कुछ लोगों का कहना है कि पाटलिपुत्र में ही बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कुम्हरारपटना में हुआ होगा, या यहाँ पे जो मॉन्क्स आए होंगे, जो विद्वान आए होंगे, वहाँ पे रुके होंगे। हिंस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमने कहा कि वुडन स्ट्रक्चर है, कैसे हम कंसिडर करते हैं कि वुडन स्ट्रक्चर है? आप देखते हैं कि ये आपको बड़े बड़े पिलर्स तो मिलते हैं, पर ऊपर वाला छज्जा नहीं मिलता है। तब मानना है हिस्टोरियंस का कि वो छज्जा लकड़ी का होगा, लकड़ी गल गया होगा, इसीलिए हम लोग ये फाइंड करते हैं, ये कंक्लूड करते हैं कि ये वुडन स्ट्रक्चर का बना होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। वुडन स्ट्रक्चर में है बुलंदीबाग और कुम्हरार वाला, क्योंकि पिलर ये तो मिलते हैं, पर ऊपर वाला जो छज्जा होता है वो नहीं मिलता है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि लकड़ी का बना होगा। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर एंड यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चन ऑन कुम्हरार और बुलंदीबाग। अगर उसको मौर्य से पूछना है और बिहार से पूछना है तो जरूर पूछेगा, एंड जो मैंने आपको बता दिया इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा। अब देखिए, हम लोग और इंपॉर्टेंट एरिया में अब घुसते हैं। सेलुकस को कौन डिप्यूट कर दिया? अलेक्जेंडर। कहां पे डिप्यूट किया है? नॉर्थ वेस्ट में डिप्यूट कर दिया इसको, कि तुम नॉर्थ वेस्ट में पौरव के पुरस को तो लौटाता है, पर बोलता है कि भाई हम तो जीत चुके हैं। तो अपना आदमी सेलुकस को डिप्यूट कर देता है। सेलुकस का मन चढ़ता है। सेलुकस सोचता है कि अब हम दिल्ली की तरफ कूच करें, दिल्ली की तरफ बढ़े। पर उस समय दिल्ली में कौन आ चुका है? अब धनानंद नहीं है, अब चंद्रगुप्त मौर्य है। याद रखिए कि यही चंद्रगुप्त मौर्य है जो भारत में पहला इंपायर बनाएंगे। व्हाट इज दिस इंपायर? साम्राज्य। कैसे साम्राज्य बनाएंगे बाद में देखेंगे। पर यहां पर जो दिल्ली में आदमी बैठा हुआ है वो बहुत ही ताकतवर आदमी बैठा है। वो सेलुकस की मंशा को समझता है कि सेलुकस की अपने औकात से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। सेलुकस ईस्टवर्ड मूव करना स्टार्ट करता है। क्यों? वो अपना एक्सपैंड करना चाह रहा है, अपना वर्चस्व को बढ़ाना चाह रहा है। ही गेट्स अ वेरी बिफिटिंग रिप्लाई फ्रॉम द चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बहुत शानदार प्रशासक हैं, जबरदस्त आक्रमण होता है, और ये जो यूनानी आदमी है इसको हार का सामना करना पड़ता है। 305 बीसी में, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि 305 बीसी में फाइट हैपेंड, अ वार हैपेंड बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड द सेलुकस निकेटर, और सेलुकस लॉस्ट इट बैडली। दिल्ली में धनानंद थोड़ी बैठा हुआ है, सेलुकस लॉस्ट इट बैडली। अब सेलुकस को लगता है कि अब तो ये पूरा नॉर्थ वेस्ट भी अपने हाथ से चला जाएगा। ये आदमी मैट्रिमोनियल रिलेशन में चला जाता है चंद्रगुप्त के साथ, वैवाहिक संबंध में। अपनी बेटी कार्नेलिया, जिसको हेलेना भी कहते हैं, कहा जाता है कि हेलेना बहुत सुंदर थी, चंद्रगुप्त को पसंद भी आ जाती है। चंद्रगुप्त और हेलेना की शादी हो जाती है। सेलुकस हार जाता है, बोलता है कि जब अब शादी हो चुकी है तो अब आप मेरा एक एम्बेसडर को रखिए। जिस तरह से अभी हम लोग एक दूसरे देश में एम्बेसडर रखते हैं, इनका एम्बेसडर है मेगास्थनीज। ये उसके पीछे स्टोरी है, और मेगास्थनीज की बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका किसके बारे में किताब है? इंडिका पाटलिपुत्र के बारे में किताब है। पटना किसके बारे में वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक स्टोरी बनता है कि मेगास्थनीज कैसे आता है। रटिए बिल्कुल भी मत। मेगास्थनीज ऐसे हारता है, ऐसे आता है कि सेलुकस हार जाता है, और सेलुकस का रिप्रेजेंटेटिव मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आ जाता है। लेट अस मूव नाउ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बताया कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो हिस्टोरियन हम लोग को बनना ही नहीं है, हम लोग को काबिल नहीं बनना है। हम लोग को अगर हिस्टोरियन बनना रहेगा तो जेएनयू से जाकर पढ़ेंगे, विदेश से पढ़ेंगे, एग्जाम क्रैक करना है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस भी कहा जाता है। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कहता है, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेंड्रोकोटस का जिक्र जो है विलियम जोन्स करते हैं। विलियम जोन्स क्या है? एशियाटिक सोसाइटी के चेयरमैन हैं। अब आपके ध्यान में फिर आ जाए कि ये भाई एशियाटिक सोसाइटी क्या है। देखिए, कुछ अंग्रेज भारत में थे, पर कुछ अंग्रेज, सब अंग्रेज बदमाश नहीं रहा है, कुछ अंग्रेज बहुत अच्छा रहा है। वो कहता है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है बहुत ही रिच सिविलाइजेशन है, इंडियन हेरिटेज बहुत रिच है। इस
चीज़ को हमें डिकोड करना चाहिए, इस चीज़ को हमें स्टडी करना चाहिए। उस चीज़ को स्टडी करने के लिए एक एशियन सोसाइटी बनता है और एशियन सोसाइटी के अध्यक्ष बनते हैं विलियम जोन्स। उन्होंने अपने किताब में चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य नहीं लिखा है, उसको सेंड्रोकोटस लिखा है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सेंड्रोकोटस किसको कहते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को ही एंड्रोकोटस भी बोलते हैं, पर एंड्रोकोटस कौन बोलता है चंद्रगुप्त मौर्य को? चंद्रगुप्त मौर्य को एरियन लोग या और प्लूटार्क लोग, इन लोग चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बोलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य तो हम लोग बोलते हैं इंडिया में, इनको एंड्रोकोटस बोलते हैं। और जो विलियम जोन्स अपने किताब में, अपने राइटिंग्स में इसको सेंड्रोकोटस बोलते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हमने अभी आपको बताया कि भारत का पहला एम्पायर कौन है। द फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, एक एम्पायर होता है और एक किंगडम होता है। एम्पायर मतलब क्या होता है? साम्राज्य। साम्राज्य एक छोटा एरिया नहीं होगा, यह हो सकता है किंगडम, पर साम्राज्य तो बहुत बड़ा फैला होता है। और ये जो है मौर्यन एम्पायर का साम्राज्य है। आप देखिए कि ईरान तक एक्सटेंडेड है, आप देखिए कि पूरा डेक्कन तक एक्सटेंडेड है साउथ में। आप कुछ देखेंगे कि कुछ पार्ट ऑफ चाइना तक एक्सटेंडेड है। जो चीज का एक्सटेंट इतना ज्यादा है वह किंगडम तो नहीं हो सकता, वह साम्राज्य ही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि पहला भारत का जो साम्राज्य है वो मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आता है। और चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। कैसे साम्राज्य की स्थापना करते हैं? सेलुकस को हरा देंगे और नॉर्थ वेस्ट उससे छीन लेंगे। अगर आप एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर देखें तो ईरान तक एक्सटेंडेड है, साउथ में डेक्कन तक एक्सटेंडेड है। अगर आप वेस्ट में देखें तो पूरा मालवा, गुजरात, राजस्थान सब इसी के बेल्ट में है। मेरा इस चीज़ को बताने का मात्र एक है कि एग्जाम में आपके साथ ऑप्शन इस तरह से सेट किया जा सकता है कि पहला रूलर कौन है जो डेक्कन को कनकर किया। आपके पास अशोक रहेगा। जहां पे अशोक एग्जामिनर ऑप्शन में दे देता है, हम और आप पिघल जाते हैं, वहां पे सख्त नहीं बन पाते हैं और हम लोग सीधा अशोक को टिक करते हैं एंड वी गेट अ नेगेटिव मार्क। द पॉइंट इज, पहला अंपायर चंद्रगुप्त मौर्य बनाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हो जाएगा बिंदुसार और उसके बाद फिर अशोक आएंगे। तो याद रखिएगा कि पहला डेक्कन पर फतह करने वाला रूलर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। पिघलना नहीं है अगर अशोक रहे तो। दूसरी बात, पहला आदमी जो साम्राज्य की स्थापना करेगा चंद्रगुप्त मौर्य। पहला आदमी जो अंपायर बनाएगा वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ये दोनों चीज याद रखिएगा, आपको प्रीलिम्स में परेशान कर सकते हैं। अब देखिए, मौर्यन डायनेस्टी जो है वेस्ट तक एक्सटेंड किया है, मालवा, गुजरात, राजस्थान तक एक्सटेंड किया है। आप हमसे पूछेंगे कि भैया सोर्स बताओ, कैसे मान ले? आप जो बोल रहे हैं ये बात सही है, कैसे मान ले? आप मेरी बात मत मानिए। ये जो है ये आपको रुद्रमान पिलर का इंस्क्रिप्शन है, अभी शिला अभिलेख है, रुद्रमान इंस्क्रिप्शन है। इस रुद्रमान इंस्क्रिप्शन को 150 AD में होता है। इसी को आप जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, जूनागढ़ का शिलालेख भी बोलते हैं। इस जूनागढ़ शिलालेख में यह कहा गया है कि यहां पर एक था सुदर्शन लेक। आपको अगर पता ही होगा, यहां पर है सुदर्शन लेक। ये जो सुदर्शन लेक है ये कौन बनवाता है? पुष्यगुप्त बनाता है। देखिए मिसनोमर है, गुप्ता है तो आप ये मत सोच लिया कि गुप्त डायनेस्टी का है। जो पुष्यगुप्त हैं ये गवर्नर हैं। किसके गवर्नर हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन लेक का निर्माण होता है। कहां पे होता है? गिरनार रीजन में होता है। इसको गिरनार का शिलालेख भी बोलते हैं, रुद्रमान का शिलालेख भी बोलते हैं, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस भी बोलते हैं। उस बेल्ट में होता है। जब उस बेल्ट में हो रहा है तो इसका मतलब हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि ये वाला एरिया भी चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर होगा। तभी तो कोई आदमी एक लेक का निर्माण करेगा। क्यों निर्माण करेगा? अगर वहां विकास कर रहा है, इसका मतलब कि ये क्षेत्र उनके अधीन था। और इसी शिलालेख में और 2-3 चीज के बारे में है। एक तो इसमें यह कहा गया है, एक रुद्रमान के बारे में डिस्कस किया गया है,
रुद्रमान के बारे में बताया गया है। रुद्रमान क्या है? ये साका रूलर हैं। इसमें बाद में आप देखते हैं कि अशोक के बारे में भी बताया गया है। अशोक के बारे में बताया गया है कि इस कैनाल यहाँ पर बनाए। ये तो अपना सुदर्शन लेक है, सिंचाई के लिए और पानी के लिए यहाँ से अशोक जो है कैनाल बनाते हैं और गांव में पहुँचाते हैं। तो अशोक के बारे में है कि ये कैनाल बनाते हैं। रुद्रमान क्या करते हैं? इसको रीस्टोर करते हैं। जो सुदर्शन लेक है ये टूट जाता है, तो इसको रीस्टोर करने का काम कौन करते हैं? रुद्रमान वन। इसको एक बार और रीस्टोरेशन होता है, वो गुप्त पीरियड के समय, स्कंद गुप्त के समय। अगर आपसे ये पूछता है कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में किसके किसके बारे में उल्लेख किया गया है, तो पहला पुष्यगुप्त के बारे में उल्लेख किया गया है। रुद्रमान जो साका रूलर है उसके बारे में उल्लेख है। अशोक के बारे में उल्लेख है कि इस सुदर्शन लेक पे कैनाल बनाते हैं और पानी को डाइवर्ट करते हैं। उसमें स्कंद गुप्त का भी उल्लेख है, फिर टूट जाता है। गुप्त पीरियड 300 से 550 एडी में है और मौर्यन डायनेस्टी बीसी में है, ईसा पूर्व है। तो आप देखते हैं कि उसमें फिर टूट जाता है सुदर्शन लेक और सुदर्शन लेक को स्कंद गुप्त फिर रीस्टोर करता है। तो कहने का मतलब है पुष्यगुप्त के बारे में मेंशन किया गया है, रुद्रमान के बारे में मेंशन किया गया है, अशोक के बारे में मेंशन किया गया है और स्कंद गुप्त के बारे में मेंशन किया गया है। और जहां पर ये सब चीज रहेगा, these things become very 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 important for your preliminary examination and this is what you are supposed to study। तो हमारा कहने का मतलब है कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हमारे बारे में क्या एविडेंस देता है? हमें ये एविडेंस देता है कि मौर्यन डायनेस्टी एक्सटेंडेड टू द नॉर्थ वेस्ट। दिस हैज टू बी वेरी क्लियर, इट हैज टू बी वेरी टर्स्ट एंड क्लियर टू यू। ये एविडेंस मिल गया। अब देखिए, आपके जहन में दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आ रहा होगा कि साहब आपने अभी तक जितना स्टोरी बताया, इस स्टोरी का बेस क्या है? मैं आपको हमेशा बता के रखा हूं कि जब भी कोई भी टीचर आपको पढ़ाए या खुद पढ़े, आप ये पूछिए कि ये जो आप बात बता रहे हैं ये मनगढ़ंत कहानी भी तो हो सकता है। आप किस सोर्स पे बता रहे हैं, किस बेसिस पर बता रहे हैं? तो मैं आपको इस बेसिस पर बता रहा हूं। ये 3 किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 किताब जो है लिखते हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त मुद्र राक्षस लिखते हैं। मुद्र राक्षस किसके बारे में है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। तो इस किताब से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलता है कि कैसे हराते हैं, कैसे उसका एक्सटेंट है, कहां कहां एक्सटेंट है, कैसे हेलेना से शादी होता है, सब हमको मुद्र राक्षस से मिल जाएगा। देवी चंद्रगुप्त गुप्त पीरियड की बात जिक्र करते हैं। विशाख दत्त के बारे में कहा जाता है कि ये गुप्त समय के हैं। अब देखिए, देवी चंद्रगुप्त ये गुप्त काल के बारे में है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, पर चूंकि विशाख दत्त की 3 महत्वपूर्ण कृतियां हैं। पहली कृति है मुद्र राक्षस, दूसरा है देवी चंद्रगुप्त और तीसरा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली किताब में ये चीज़ नहीं मेंशन्ड है और देखिए ये दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपके पास रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज बीन रिटन बाय द विशाख दत्त, मुद्र राक्षस दे दे और अभिशंक वंचितका दे दे, तब आप तो केवल मुद्र राक्षस टिक करके आ जाएंगे। पर हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग हमेशा अपने वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड होंगे, क्योंकि हमारे पास ई ऑप्शन भी है। तो विशाख दत्त वाला क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है, गूगली डाला जा सकता है। तो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन टू कॉट, आप ऑफ गार्ड कॉट हो जाए, उससे अच्छा है कि आप प्रिपेयर ही हो जाएं। तो ये तीनों किताब विशाख दत्त की है और तीनों इंपॉर्टेंट है, ये वाला जरूर ध्यान रखिएगा। अभिशंक वंचित का जो किताब है ये भी विशाख दत्त की है। तो ये हमारे सोर्स रहे हैं, मुद्र राक्षस देवी चंद्रगुप्त, अभिशंक वंचित का जो है विशाख दत्त की है, मुद्र राक्षस जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। इस मुद्र राक्षस पर एक कमेंट्री लिखा गया है, जो कमेंट्री बहुत ही फेमस हुआ। ये जो कमेंट्री ऑन द मुद्र राक्षस है वो लिखे हैं धुंडी राजा। इस कमेंट्री ऑन मुद्र राक्षस में है, जो इनको जो है कहा जाता है कि ही इज द सन ऑफ नंदराज। हु इज द सन ऑफ नंदराजा? चंद्रगुप्त मौर्य इज द सन ऑफ द नंदराजा एंड ही इज कॉल्ड एज, ही इज रिप्रेजेंटेड एज कुलहीन। आदमी ने कहता है घर वाले आप तो तुम एकदम कुलहीन है, कुलहीन। और इन्हें कभी कभी ये भी वृषल भी कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जो कमेंट्री ऑन मुद्र राक्षस जो है धुंडी राजा के द्वारा किया गया है, जिसमें इनको नंद राजा का बेटा कहा गया है और इनको कुलहीन या वृषल रेफर किया गया है। अभी एक चीज़ हम लोगों का छूट गया है, वो ये है कि पाटलिपुत्र के बारे में और जानकारी हमें इंडिका से मिलती है। इंडिका कौन लिखते हैं? मेगास्थनीज। आपको स्टोरी बता दिए हैं, चूंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो अगले लेक्चर में हम लोग मेगास्थनीज से स्टार्ट करेंगे कि क्या बताता है। आई नो दैट इज द पार्ट ऑफ अ नेशनल हिस्ट्री,
पर जब तक आप कंटेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे, मेरे लिए बहुत आसान होगा कि हम आपको शॉर्ट में करके बता दें, पर ना आपके लिए बेनिफिट है और ना ही इस ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोगों ने चैनल बनाया है। हम लोगों ने चैनल बनाया है कि जो भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए बेस्ट कंटेंट दिया जाए, ठीक है। तो हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा, तो हम लोग फिर मेगास्थेनिस के बारे में अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप it has added value to your preparation. Feel free to comment us and feel free to mail us. Thank you very much.